नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। विधि विधान के साथ खुले भगवान बद्री विशाल के कपाट। ब्रह्म मुहूर्त 4:30 पर खोले गए कपाट। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान। बद्रीनाथ के कपाट खोलने की सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। सीएम की अपील, घरों पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। सूरत से हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेन से 167 यात्री लापता। डीएमसी रविशंकर ने दिए जांच के आदेश। ट्रेन में 1340 लोग थे सवार। उत्तराखंड में फिर फूटा कोरोना बम। 2 दिन में 9 मरीज मिलने से हड़कंप। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 75 के पार। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 3967 लोगों में कोरोना की पुष्टि। अब तक 2649 लोगों की मौत। 17 मई से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण। 31 देशों से 149 उड़ानों से आएंगे करीब 30,000 विदेशी भारतीय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। उधर उत्तराखंड में शुक्रवार को सुबह 4:30 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। कपाट खोले जाने के दौरान मुख्य पुजारी समेत 28 लोग वहां मौजूद थे। मंदिर को खोले जाने के मद्देनजर परिसर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच बुधवार से भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। गुरुवार को सादगीपूर्ण ढंग से आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी समेत उद्धव और कुबेर के विग्रहों के साथ योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम को रवाना हुई। लॉकडाउन के चलते इस बार रास्ते में लामबगड़ के हनुमान चट्टी में देवडोलियों ने विश्राम नहीं किया। इस बार इन स्थानों पर भंडारे भी आयोजित नहीं हुए। हालांकि बद्रीनाथ पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के जन्म स्थान लीला ढूंगी में रावलों की तरफ से पूजा अर्चना की गई। भगवान बद्री विशाल के जो टाइमिंग थी 4:30 बजे, ठीक 4:30 बजे भगवान बद्री विशाल जी की वैदिक मंत्रोच्चारण के कपाट खोल दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा जिन 28 लोगों की अनुमति दी गई है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो शासन प्रशासन के जितने भी जैसे निर्देश थे, हमारे गढ़वाल कमिश्नर जी के द्वारा डीएम साहब के द्वारा जो भी निर्देश है उनका अनुपालन करते हुए 7:30 बजे खोल दिए गए हैं। कुछ क्षण हुए भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे। और गिनती के वहाँ पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्री जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले। अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूँ, अगर दीप चल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्री विशाल जी विराजमान थे। उनके अंक में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी अभी अभी और अपने निज स्थान लक्ष्मी मंदिर में आ गई हैं। और भगवान के श्री गात्र पर घी देखा गया। घी सरसब्ज है, सुंदर है और भगवान के पूरे गात्र पर लेप है। पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। उधर उत्तराखंड में शुक्रवार को सुबह 4:30 पर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए। कपाट खोले जाने के दौरान मुख्य पुजारी समेत 28 लोग वहां मौजूद थे। मंदिर को खोले जाने के मद्देनजर परिसर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कपाट खुलने की प्रदेशवासियों को बधाई दी और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। आज प्रातः भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर है। तमाम जो लोग भगवान बद्री विशाल के प्रति जिनकी आस्था है, जो विश्वास रखते हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में सुख हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसकी मैं कामना करता हूँ। साथ ही मैं इस अवसर पर
ये बात आपसे जरूर करना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व को अपने चपेटे में ली हुई है और हम सबको मिलजुल कर उसका सामना करना है। कोरोना से हमको बराबर दूरी बनाकर चलना है। ऐसा लगता है कि ये समय लेगी, कितना समय लेगी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब लोग इस अवसर पर मास्क जरूर लगाएं, बगैर मास्क के बाहर न निकलें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर की जिनकी आयु है या जिनको कोई तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, हार्ट की तकलीफ है या अन्य तरह की कोई तकलीफ है, तो घरों से बाहर ना निकलें। इसी में हमारी सुरक्षा है। जो लोग अभी अप्रवासी हमारे उत्तराखंडी वापस आ रहे हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया आप अपने घर में क्वारंटाइन रहें। उसी में आपकी सुरक्षा है और आपका सरकार के लिए सहयोग भी है। इस महामारी से बचने का यही महामंत्र है। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बद्री विशाल। गुजरात के सूरत से 12 मई को हरिद्वार पहुंची स्पेशल ट्रेन से 167 यात्रियों के लापता होने पर जिलाधिकारी हरिद्वार जांच के बाद चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 12 मई को सूरत से स्पेशल ट्रेन हरिद्वार के लिए चली थी और इस ट्रेन में 1340 लोग सवार थे। लोगों की एक सूची भी हरिद्वार प्रशासन को सूरत प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, मगर जब यह स्पेशल ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंची तो इसमें से हरिद्वार तो पहुंचे यात्रियों की प्रशासन द्वारा गिनती की गई। गिनती करने वाले कुल 1173 लोग ही हरिद्वार पहुंचे थे और इनमें से 167 लोग लापता थे, जिसके बाद हरिद्वार प्रशासन में हड़कंप मच गया। अब इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। हाँ, बैंगलोर से आज हरिद्वार जनपद में एक ट्रेन आया है और उसमें जो है लगभग 1300 लोगों का आने का है पुष्टि हुई है और अभी पूरा जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सेग्रीगेशन चल रहा है। उसके बाद जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो सूरत की ट्रेन से बताया जा रहा है 167 यात्री नहीं पहुंचे यहाँ पर, क्या है उसकी पीछे वजह क्या है? फिलहाल जो जहाँ ऑरिजिन होता है वहाँ से जो है हमें एक सूची शेयर करते हैं कि कितने पैसेंजर्स उसमें आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद जो है वो फिगर्स में जो है थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। फिलहाल वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या वो वहाँ पे बोर्ड हुए थे या नहीं करके। अगर बोर्ड होने के बाद यहाँ लापता होते हैं तो फिर जो है उस पर जो है हमें जांच करना पड़ेगा कि रास्ते में कहीं उतर तो नहीं गए हैं करके। मगर क्या है कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो है वो पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है, तो वेरिफिकेशन होने के बाद हम बताएंगे। कहा जा रहा है इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अगर ऐसा हुआ है तो हम जो है बहुत सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसमें जो है अगर कोई इस प्रकार का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगी, क्योंकि बाकी सभी व्यक्तियों जो है यहाँ पे जो आते हैं उनको हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं, स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। उसमें जो है अगर लक्षण पाया जाता है फिर उनको आइसोलेट भी करते हैं। अगर जो है इस प्रकार का हमारा स्क्रीनिंग के मतलब ना होकर के अगर कोई बच जाता है फिर उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज करेंगे। मगर अभी जो है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो है हम इस संबंध में कोई बता सकते हैं। क्या जानकारी? ना वही मैं कह रहा था, पहले जो संख्या आता है वो संख्या और यहाँ का संख्या में जो भी भिन्नताएं हैं उस भिन्नता आने के बाद हम लोग उस पर जांच करते हैं कि वेदर वो पर्टिकुलर व्यक्ति वहाँ से बोर्ड हुआ था या नहीं। अगर बोर्ड हो करके भी जो है यहाँ पे अगर गायब है तब जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाला विषय होता है। वो प्रोसेस अभी चल रहा है, चलने के बाद जो है पूरा जो है जांच आने के बाद जो है हम बताएंगे। तो अगर इस तरह के कुछ लोग पाए जाते हैं, कोई गायब हुए हैं, तो आ जाएगा ये, तो क्या कोई कार्रवाई करनी, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि इसमें जो है अगर कोई संक्रमित व्यक्ति इस प्रकार का लापता होता है वो जो है केवल उनके लिए नहीं बाकी सभी के लिए जो है खतरनाक हो सकता है। इसमें जो है अगर ये कोऑपरेट नहीं करते फिर जो है उनके खिलाफ मुकदमा और सख्ती से कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं को छोटे किसानों, गरीबों और प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों के लिए समर्पित बताते हुए स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे गरीब किसानों और मजदूरों को लाभ मिलेगा। घोषणाओं से समूचे देश के साथ उत्तराखंड को भी लाभ मिलेगा। हमें घर लौटने वाले प्रवासी भाइयों, किसानों और मजदूरों को राहत देने में काफी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन कार्ड प्रवासियों के लिए काफी लाभकारी होगा।
वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 2 माह तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि घर लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से काम दिया जाए, मजदूरों को समय पर पैसा मिले, गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असमानता दूर हो, इसके लिए कानून बनाया जाएगा। त्रिपुरा में तैनात बीएसएफ जवान सुरेंद्र सिंह चौहान का पार्थिव शरीर रुड़की के शास्त्री नगर स्थित उनके पैतृक निवास पहुंचा, जहां पर मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरा में ड्यूटी के दौरान उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। त्रिपुरा से उनके शरीर को रुड़की लेकर आए बीएसएफ के जवान ने बताया कि वो उनके पार्थिव शरीर को हरिद्वार लेकर जा रहे हैं, जहां खड़खड़ी स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। किलियामुड़ा सेक्टर हेडक्वार्टर में ड्यूटी करते थे। अचानक इनका ब्रेन हेमरेज होने के कारण इनको 30 तारीख को हॉस्पिटल में रखा गया। 30 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक ये हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। समय समय पर इनका ट्रीटमेंट किया गया, चेकअप किया गया। जैसे कि डॉक्टर आधे साथ इनके साथ जाते रहे। अचानक इनको सूचना मिली है डॉक्टर से कि भाई आपका जो डेड बॉडी जो अंदर बंदा है उसका डेथ हो गया। तब बीएसएफ को इन्फॉर्म कर दिया। त्रिपुरा में थे, बीएसएफ में थे। शहीद हुए हैं। शहीद ये एक्चुअली जो है बाथरूम में जो है स्लिप हो गए, तो इनके जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था, गिर गए थे, तो ब्रेन हेमरेज। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना वायरस के चलते आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जमकर समर्थन कर रहे हैं। काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधन के दौरान 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की जमकर सराहना की है। विधायक चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो पैकेज संकट की घड़ी में देश को भरने के लिए स्वीकृत किया गया है वो मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस आर्थिक पैकेज से सभी उद्योगों को आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका फायदा भविष्य में आम जनता के साथ साथ सभी उद्योगों और व्यापारियों को मिलेगा। भारत में ही लगे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि देश की आर्थिक मंदी से उबरने में कामयाब हो सके। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक 20 लाख करोड़ का बहुत बड़ा पैकेज आज की संकट की घड़ी में देश को उबारने के लिए स्वीकृत किया है। इससे छोटा उद्योग, लघु उद्योग, मीडियम उद्योग, आम छोटा गरीब आदमी, चाहे वो सड़क पर बैठकर ठेली लगाए हुए हो, छोटा मोटा धंधा करके अपने परिवार की पालना कर रहा हो, व्यापार के माध्यम से अपने परिवार की पालना कर रहा हो, उसको आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया है, जिससे देश आर्थिक रूप में उठ पाए। और एक बहुत ही अच्छा संदेश मोदी जी का ये था कि हम यहाँ बाहर से इंपोर्ट को घटाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाएं। लॉकडाउन के दौरान विधायक मीना गंगोला ने विधानसभा क्षेत्र के सभी जरूरतमंदों को राशन वितरण करने के बाद अब गांव, नगर और कस्बों में जाकर मास्क वितरण अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत विधायक मीना गंगोला ने बेरीनाग क्षेत्र की दुकानों में जाकर व्यापारियों और ग्राहकों को मास्क का वितरण किया और इस दौरान लोगों को बिना मास्क के घर से बाहर नहीं आने और लगातार मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील भी की है और बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपने स्तर से मास्कों का वितरण करने की भी अपील की है। तीन चार हजार मास्क वितरण कर चुकी हूँ। गंगोली हाट में, गणाई में, आज बेरीनाग में कर रही हूँ और मेरा यही प्रयास है कि इस महामारी से बचने के लिए जनता को हम संदेश देंगे कि मास्क पहन के बाहर निकले, सैनिटाइजर का, साबुन का यूज करें। यही हम समझाते हुए आ रहे हैं और यह प्रयास सरकार का भी है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जनता को कैसे बचा सकें। लॉकडाउन के दौरान दी गई छूट के दौरान मंगलौर के बाजारों में जमकर लोगों की भीड़ लग गई।
भीड़ को नियंत्रित करने और दुकानदारों द्वारा सड़कों पर सामान रखे जाने वाले दुकानदारों के खिलाफ मंगलौर नगर पालिका परिषद व स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मिलकर अभियान चलाया। साथ ही सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जाने की बात भी कही। वहीं जो दुकानदार दुकानों के बाहर तक सामान रखे हुए थे, नगर पालिका ने उनके भी चालान काटे। नगर पालिका और पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान से बाजार में के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। हमारे द्वारा जो शहर में दुकानें खुली हैं, अनावश्यक रूप से जो दुकानें खुले उनके चालान हो रहे हैं और जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला गया था और नहीं पालन हो रहा है, जिन दुकानदारों द्वारा भी पालन नहीं किया जा रहा है तो उनके भी चालान किए जा रहे हैं और चेक किया जा रहा है कि लोगों ने प्रॉपर मास्क लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया गया है। मेन बाजार कस्बा मंगलौर में थोड़ी भीड़ है, इसको देखते हुए हम लोग व्यवस्था बनाने निकले हैं। जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें समझाया जा रहा है भैया सोशल डिस्टेंस का पालन करें और व्यवस्था बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। हाँ, चालान की कार्रवाई तो लगातार की जा रही है। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदिन प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जिंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश दिए जाने के बाद अब प्रशासन ने उन लोगों की परमिशन देनी भी शुरू कर दी है जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हुए थे और अपने वाहनों से उत्तराखंड पहुंच रहे थे, पर बॉर्डर पर मौजूद मेडिकल टीम के सदस्यों की कमी और प्रशासनिक अधिकारियों या स्वास्थ्य अधिकारियों को पूर्ण रूप से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिस कारण उत्तराखंड में आने वाले प्रवासियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि बॉर्डर पर मौजूद पुलिसकर्मी भी तेज धूप से खासी परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ सामाजिक संस्थाओं ने बॉर्डर पर सैनिटाइजर और पुलिस के लिए टेंट की व्यवस्था जरूर कराई है, पर बॉर्डर पर मौजूद पुलिसकर्मियों और मेडिकल टीम को पीने के पानी के साथ साथ खाने की भी दिक्कतें से दो चार होना पड़ रहा है। पास लेकर शासन से पास लेकर उत्तराखंड में आ रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका नंबर वगैरह सब नाम नोट पूरा किया जा रहा है। और जो लोग कुछ ऐसे हैं जो अस्थि विसर्जन करने आ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर स्क्रीनिंग करके उनका एंट्री की जा रही है ताकि वो शाम तक वापस आ जाएं अपने समय के अंतर्गत। इस वक्त हम जो हैं जो यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है, नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्री या प्रवासी जो हैं यहाँ उनकी चेकिंग की जा रही है, मेडिकल परीक्षण भी किया जा रहा है और जो यात्री या प्रवासी आ रहे हैं उनका जो है यहाँ सैनिटाइज जो चैम्बर भी लगाया हुआ है, उनको पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद जो है उनको
नाम नोट किया जा रहा है। जैसे कि देखा जा सकता है, एक लंबी कतारें मिल रही हैं। हालांकि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा है। लोग बाग जो हैं, जो यात्री प्रवासी हैं, वो धूप में ही खड़े हैं और उनका गुस्सा भी यहाँ साफ झलक रहा है कि उनकी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। और जो यात्री हैं उनको चेक किया जा रहा है। हालांकि यहाँ सैनिटाइज की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, गाड़ियों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, तब जाकर जो है उत्तराखंड में प्रवेश उनको दिया जा रहा है। बात करें यहाँ जो यात्री प्रवासी हैं, उनको अभी भी जो है मतलब यहाँ धूप में ही लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ रही हैं। और जो यहाँ पुलिसकर्मी हैं, जो कोरोना योद्धा कहा जाता है, उनका जो ड्यूटी है वो काबिल तारीफ है। वो दिन रात जो है मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण खतरा जो है वो पुलिस विभाग को लगा रहता है, क्योंकि अन्य राज्यों से जो यात्री या ड्राइवर जो आते हैं उनको एक कागज़ चेक करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है उनको भी सुविधा मुहैया कराए। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। एक तरफ जहां कोरोना जैसी बीमारी से देश और दुनिया पूरी तरह से सहमी हुई है, तो वहीं उत्तराखंड का एक गांव ऐसा भी है जहां कोरोना से नहीं बल्कि कैंसर जैसी बीमारी से पूरा गांव दहशत में है। एक ऐसा गांव जिसमें एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 5 साल से ग्रामीण कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। इस गांव का नाम है कुंजा बहादुरपुर। गांव से शहीद राजा विजय सिंह ने जन्म लिया और आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। लेकिन पता नहीं आज इस गांव को किसकी नजर लग गई है और वीरों के इस गांव में बीमारी अपने पैर पसार रही है। अभी तक इस गांव में 6 लोगों की जिंदगी को ये बीमारी ले चुकी है और 12 के करीब लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व प्रधान तीरथ सिंह ने जागरूकता दिखाते हुए भगवानपुर विधायक का सहारा लेकर जिले से सीएमओ तथा डॉक्टर्स की टीम को बुलवाया है और गांव के पानी का निरीक्षण कराया। इस मामले में गांव के ही क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल कुमार ने बताया कि इस बीमारी का मुख्य कारण टंकी का पानी है, जिसकी पाइपलाइन कमजोर है और घटिया किस्म की थी जो कि टूट चुकी है, जिस कारण उसमें दूषित पानी प्रवेश कर गया है और उसी पानी की वजह से बीमारी गांव में पैर पसार रही है। काफ़ी टाइम से कैंसर के पीड़ित लोग पाए जा रहे हैं। कुछ लोग एक्सपायर हो गए, कुछ अभी हैं जिनके ट्रीटमेंट इलाज चलते हैं। और यहाँ मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ का पानी दूषित है और पानी की वजह से ही यहाँ से दिक्कत, ये परेशानी हमें आ रही। वैसे हमारे यहाँ से टैंक बना गया, टंकी लगी हुई है और उसकी पाइपलाइन जगह जगह से ख़राब हो चुकी, पहले ही ख़राब है, उनमें गंदा पानी सप्लाई हो रहा और मजबूरी है लोगों की सब गंदे पानी पीना। तो आज उसी के आधार पर उनके फादर यहाँ मेरे पास आए हुए हैं और हम उनको इमीडिएटली उनको रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर में, ताकि उस बच्चे को सही इलाज और समय पे इलाज मिल सके। नहीं देखिए, हमने उसके सैंपल ले लिए हैं, हमारे पास सैंपल रखे हुए हैं, उनके सैंपल जाएंगे। बाकी जल संस्थान और कृषि संस्थान से भी हमारी सीएमओ मैडम इस संबंध में बात करेगी। हो सकता है वहाँ कुछ ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज हो रहा हो या ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो खराब हो गया हो, उसके बारे में अन्य विभागों से जब रिपोर्ट आएगी तब मैं उसके बाद ही आपको बोल सकता हूँ। जहां एक और कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लगातार हर तरह से कोरोना संकट को लेकर प्रयासरत है, तो वहीं इस महामारी के समय में उत्तराखंड के होटल संचालक भी सामने आ गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सभी होटल संचालकों ने अपने होटल 14 दिन के लिए प्रशासन को निःशुल्क दिए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। रुद्रप्रयाग जिले के होटल संचालक कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। सभी होटल संचालकों ने जिला प्रशासन को अपने होटल 14 दिनों के लिए निःशुल्क दे दिए हैं, जिससे इन होटलों में बाहर से आने वाले सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा सके। दरअसल इन दिनों बड़े बड़े महानगरों से लोग अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। महानगरों से लौट रहे लोगों को गांव भेजने पर ग्रामीण भी ऐतराज जता रहे हैं और ग्रामीणों को डर है कि कहीं कोरोना ना फैल जाए। ऐसे में अब बाहर से यहां पहुंच रहे ग्रामीणों को गांव भेजने की बजाय होटलों में भेजा जा रहा है। जिले में 300 से अधिक होटल और लॉन्ज है, जहां अब बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। इस फैसले से बहुत खुश हैं, क्योंकि इस समय हमें भी एक सेवा भाव करने का मौका प्राप्त हो रहा है, जिसे हम बखूबी निभाएंगे। और हमें आशा है कि हमारे इस निर्णय से शासन और प्रशासन को काफ़ी सहयोग मिलेगा, जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं। और हमें उम्मीद है कि हम सभी लोग अपने राज्य में, अपने जिले में कोरोना को हराने में विजयी रहेंगे।
रुद्रप्रयाग के डीएम मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि होटल संचालक भी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। सभी होटल 14 दिन के लिए प्रशासन के पास निशुल्क हैं। रुद्रप्रयाग के सभी होटल संचालकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि सब लोगों ने आम सहमति से जिला प्रशासन को निःशुल्क 14 दिन के लिए होटल देने की घोषणा की है। और हम लोग कल से जितने भी लोग हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं उन सबको जनपद के विभिन्न होटलों में रख रहे हैं। अभी तक रुद्रप्रयाग बाजार और आसपास के होटल की बात करें तो हमें 1500 की कैपेसिटी मिल गई है, जिसमें से कल 350 के आसपास लोग हमने होटल्स में रख दिए हैं। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी लोग हॉटस्पॉट एरिया से अब आएंगे डिस्ट्रिक्ट में उनको हम 14 दिन तक इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करेंगे और फिर 14 दिन तक होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के संकट में होटल संचालकों की पहल एक अतुलनीय प्रयास है। होटल संचालकों के इस प्रयास से जहां एक तरफ गांव को संक्रमण से बचाया जा सकेगा, तो वहीं प्रशासन को भी क्वारंटीन लोगों के लिए उचित व्यवस्था करना सुलभ हो जाएगा। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।